गुड मॉर्निंग। बहुत दिन हो गया था वीडियो नहीं पड़ा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे। चलिए आज ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। 10 क्वेश्चन हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अभी तक जो आप टेस्ट लगाते थे शायद थोड़ा सरल होता था या फिर बटा रहता था कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन हैं। लेकिन जनरली जब आप पेपर में देने जाते हो, एग्जाम में जब जाते हो, तो वहाँ क्लियर नहीं रहता ना कहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे। आज 10 क्वेश्चन है, मुख्यतः फोकस रहेगा पर्यावरण। देखो इसमें पर्यावरण से क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण है तभी मनुष्य है। पर्यावरण अगर गंदा हुआ, पर्यावरण खत्म हुआ, तो मनुष्य का जीवन, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसीलिए पर्यावरण से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। आज जो मैं क्वेश्चन पूछने चल रहा हूँ शायद पर्यावरण से क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, हो सकता है आपके लिए कठिन हो, लेकिन याद रखना अगर तैयार कर लेंगे तो आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत आपको हेल्प कर देंगे। तो किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। दूसरी बात ध्यान सुनिएगा, कुछ क्वेश्चन और मैं पर्यावरण का करवाऊंगा, इसलिए अगर इनमें से कोई चीज़ ऐसी जो आपको ना पता हो, उसको आप कहीं कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि वो आपको काम देगा, ज़रूर काम देगा। और इसलिए पर्यावरण को थोड़ा सा फोकस करके किताबों में ज़रूर पढ़ाया जाता है और आपको भी पढ़ना चाहिए। चलिए टेस्ट शुरू कर लेते हैं। आपका काम क्या है कि हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप उसको देखोगे, उसके बाद आप आंसर सोचोगे, फिर हम आंसर बताएंगे, आंसर मैच कराओगे आप। और 10 क्वेश्चन में कितना सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे। और उसके साथ साथ कुछ डिटेल जानकारी भी दी जाएगी। वो जानकारी अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, आपका दिमाग विकसित हो जाएगा। और अगर नहीं पता है, तो उसको जानेंगे तो और विकसित हो जाएगा। और जो चीज़ें नहीं पता है उसे एक जगह कॉपी में नोट करके लिखते जाइएगा। ढेर सारी जानकारी हो जाएगी, 8-10 बार पढ़ के रिपीट कर लेंगे, अच्छा खासा एक जीएस तैयार हो जाएगा हर पेपर के लिए, खासकर पर्यावरण का फोकस करके। शुरू कर लें आज का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। हालांकि क्वेश्चन इतनी देर से जब मैं आपको ये लेक्चर दे रहा था तो आप ये क्वेश्चन देख ही लिए होंगे, फिर से एक बार देखते हैं। होता है ना, एक बार जैसे जब लोग जाते हैं देखने देखने जाते हैं, समझते हो ना, कहीं कहीं लोग लड़की देखने जाते हैं, कहीं कहीं लोग दुल्हन देखने जाते हैं, तो देखे रहते हैं। लेकिन फिर भी जब वो उस दुल्हन की सास लाकर उस दुल्हन को बैठा के दिखाती है, तब तो उसका देखने का मज़ा ही कुछ और होता है ना। तो समझ लो इस समय मैं सास हूँ और ये दुल्हन है, और आप जिनको देख रहे थे इतनी देर से, अब मैं दिखा रहा हूँ, अब ध्यान से देखो और क्वेश्चन हल करो। शुरू कर लें अब। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कछुए जलीय जीव हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो सकता है, मैं बार बार चेतावनी दे रहा हूँ, हल्के में मत लीजिएगा। कछुए, टॉर्टाइस, जलीय जीव हैं। दूसरा है कूर्म, टर्टल्स। कछुए की दो प्रजातियां होती हैं, एक तो कछुआ, एक कूर्म। एक को इंग्लिश में बोलते हैं टॉर्टाइस और एक को बोलते हैं टर्टल्स। अभी तक शायद एक ही रटे हो आप लोग। चलो क्वेश्चन देखते हैं। कछुए जलीय जीव हैं, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कछुए या फिर कूर्म, सॉरी कूर्म जिसे टर्टल्स बोलते हैं, सर्वाहारी होते हैं। दोनों प्रजातियां ही हैं, कछुए की ही हैं। अब आपको ऑप्शन देख के आंसर पैक करना है कि कौन सा सही है। कह रहा है ऑप्शन 1 सही है कि कछुए जलीय जीव हैं। कह रहा है ऑप्शन 2 सही है, केवल 1 सही है, या फिर केवल 2 सही है, कूर्म सर्वाहारी होते हैं। या फिर कह रहा है तीसरा ऑप्शन सही है, दोनों सही हैं। और चौथा कह रहा है ना तो पहला सही ना तो दूसरा सही है। चारों में से कौन सा सही है सोचिए, फिर हम आंसर बचाने मैच करिए और कुछ जानकारी देंगे, उसको नोट करके रखिएगा। और अगर आपको नहीं पता है तो कहीं कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा इन 10 क्वेश्चन, जो 10 क्वेश्चन आपसे करवाएंगे। ध्यान से करना है आपको। सोच लिए होंगे आंसर? चलिए आंसर बता दें आपको। चलिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जितने चीज़ बता रहे हैं याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन केवल 2 सही है। ऑप्शन 2 सही है, एक गलत है। तो अगर एक गलत हो गया तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, लेकिन 2 सही है तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑप्शन 2 सही है। अब इसको समझते हैं क्या है। दरअसल जो कछुए होते हैं, टॉर्टॉइल्स, ये पहला ऑप्शन वाला, ये जो टॉर्टॉइल्स होते हैं, कछुए, सॉरी टॉर्टॉइस, ये, और जो कूर्म होते हैं, इन्हें कूर्म को कच्छप भी बोलते हैं। कच्छप एक ही परिवार के सदस्य हैं, मतलब एक ही परिवार के हैं, लेकिन इनकी प्रजातियां अलग हैं। या तो इन्हें किलोनियन बोलते हैं, किलोनियन सुने नहीं होंगे शब्द, आप ध्यान से सुनिएगा, दिमाग थोड़ा मजबूत हो जाएगा। या तो टेस्टोडिनीज बोलते हैं, टेस्टोडिनीज बोलते हैं, या तो किलोनियन बोलते हैं, या तो टेस्टोडिनीज बोलते हैं। ठीक, जानते रहिएगा। इतना कठिन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फंसाने वाले पूछ लेते हैं पेपर में कभी कभी, तो थोड़ा सा सुने रहेंगे तब भी आप तर्क लगा सकते हैं।
दोनों की विशेषता उनका सुरक्षात्मक कवच और खोल है। कछुओं की विशेषता क्या होती है? कछुओं की विशेषता ये होती है कि एक वो सुरक्षात्मक कवच में रहते हैं और इसी से बाहर निकाल कर अपने पैर निकाल कर चलते हैं और मुंडी सर जिसे बोलते हैं निकाल कर खाते हैं ना। तो दोनों की विशेषता क्या है? सुरक्षात्मक कवच या खोल होता है, उनके पीछे ये सुरक्षित रहते हैं, ठीक। वहीं से अपना सिर व पैर निकाल कर भोजन करते हैं। टार्टाइस और टर्टल के बीच मुख्य अंतर ये है, सॉरी हम आपको कुछ बता रहे थे, सुनिए। टॉर्टाइज और टर्टल्स में अंतर क्या है, मतलब कि ये पहले और दूसरे में अंतर क्या है। दरअसल जो टार्टाइज होते हैं, टार्टाइज ये स्थल पे रहते हैं, मतलब ये जो कछुआ लिखा गया पहला ऑप्शन ना, ये स्थल पे रहते हैं। ये स्थल पे रहते थे, यहाँ जलीय जीव लिखा था, सिंपल सी बात है गलत हो जाएगा, क्योंकि टार्टाइज कछुए जो हैं स्थल पे रहते हैं। आप देखते हो ना कुछ कछुए ज़मीन पर रहते हैं, ज़मीन पे घूमते रहते हैं, सभी कछुए पानी में नहीं रहते हैं। जो टार्टाइज होते हैं वो स्थल पे रहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो आप पढ़े थे, जो टर्टल्स होते हैं वो जलीय होते हैं, जल में रहते हैं। तो यहाँ लिखा ना कूर्म जो लिखा है ये जल में होते हैं। दूसरी बात, एक बात तो ये समझ में आ गया आपको कि टार्टाइज जो कछुए होते हैं, मतलब कि जो टार्टाइज होते हैं, जो कछुए होते हैं वो स्थल पर रहते हैं, जो कूर्म होते हैं वो जल में रहते हैं। एक दूसरी विशेषता आपको नहीं पता होगा, ये जो टार्टाइज होते हैं जो स्थल पर रहते हैं कछुए ना, ये वाले पहले वाले ये शाकाहारी होते हैं, मतलब कि मांस नहीं खाते हैं, शाकाहारी होते हैं। जबकि मतलब कि कुछ कछुए शाकाहारी होते हैं, सभी नहीं, इसमें से कुछ कछुए शाकाहारी होते हैं। लेकिन जो कूर्म होते हैं ये सभी के सभी सर्वाहारी होते हैं। सर्वाहारी समझते हो ना, एक होता है शाकाहारी जो केवल साग मतलब सब्जियां खाता है, मतलब पेड़ पौधे खाता है। एक होते हैं मांसाहारी जो मांस खाते हैं। एक होते हैं सर्वाहारी, मतलब कि जो साग सब्जियां भी खाते हैं और मांस भी खा जाते हैं। तो मनुष्य किस में आएगा? हम आप किस में हैं? हम आप मांसाहारी में, सॉरी मांसाहारी में नहीं, सर्वाहारी में, कुछ भी खा जाते हैं। मनुष्य को मनुष्य खा जाता है, जानते हो ना, खून पी जाता है लोगों का। तो मनुष्य सर्वाहारी में आएगा। तो यहाँ पर समझ में आया कूर्म क्या होते हैं? सर्वाहारी, कुछ भी खा लेते हैं, साग सब्जी भी खा लेते हैं और मांस भी खा लेते हैं, छोटे छोटे जलीय जीवों को, मछलियों को खा जाते हैं। और जो कछुए होते हैं, इसमें ज़्यादातर कछुए क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं, स्थल पे रहते हैं, शाकाहारी होते हैं। अंतर क्लियर हो गया। और एक चीज़ और बता दें, वो भी अंतर बहुत अच्छा है कि जो कूर्म होते हैं, कूर्म ये वाला कूर्म दूसरा वाला, इनका जीवन काल 20 से 40 साल होता है, 20 से 40 साल होता है। लेकिन जो कछुए होते हैं ना, उनका जीवन काल 80 से 90 साल होता है। ये जो पहले वाले होते हैं 80 से 90 साल, 100 साल, औसत 80 से 90 साल, वैसे 100-150 साल भी कोई कोई ज़िंदा रह जाता है, ठीक। मतलब कूर्म कम ज़िंदा रहते हैं। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो मांस ज़्यादा खाते हैं, जो सब कुछ खाते हैं, वो कम जीते हैं। जो किसी एक चीज़ पे निर्भर रहते हैं वो ज़्यादा जीते हैं ना। चले आगे। तो आप सबको पहला आंसर का मिल गया होगा, कुछ जानकारी भी मिल गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकते हैं, लेकिन यकीन मान के लिए बहुत जानकारी देंगे आपको, और आपके पेपर में किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे होगे बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि पर्यावरण से क्वेश्चन खूब। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। भारत के किस राज्य में एशियाई हाथियों की संख्या सर्वाधिक है? ये सर्वाधिक लिखा है, सर्वाधिक मतलब अधिक है। भारत के किस राज्य में एशियाई हाथी की संख्या सर्वाधिक है? असम में, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। बताएं किस राज्य में हाथियों की संख्या अधिक है? सोचिए, ईमानदारी से आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर बताएंगे, ठीक है। अपना नंबर का मतलब ये वाला नंबर, मैं फ़ोन नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपको यहाँ 10 में कितना सही क्यों ये बताना है। चलिए क्वेश्चन का आंसर मैं बताता हूँ, फिर मैच कराइए। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। भारत में सबसे ज़्यादा एशियाई जो हाथी हैं ना, वो कर्नाटक में मिलते हैं, ठीक है। आपको लग रहा होगा केरल, आपको लग रहा होगा केरल, लेकिन केरल नहीं है। केरल में किसी समय हाथी बहुत होते थे, और पिछले साल तो केरल हाथियों की वजह से बहुत चर्चा में था। आप सुने होंगे, एक हाथी को बम खिला दिया गया था, बम पटाखे, और वो उसके शरीर पेट में विस्फोट कर गया था, जिससे वो मर गई। उसके पेट में एक बच्चा था, वो भी मर गया। बड़ा दर्दनाक घटना था। तो केरल नहीं है, याद रखना। सबसे ज़्यादा हाथी कर्नाटक में। मैं थोड़ा बताता हूँ, 2017 में एक गणना हुई थी। थोड़ा सा एक चीज़ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ आपको, बता दूँ। एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सुनिए। जनगणना कितने वर्ष में होती है? कितने वर्ष पे जनगणना होती है? 10-10 वर्ष पे, ये तो जानते हो ना। सुनिएगा, कुछ गणनाएं मैं बताता हूँ जो कितने वर्ष पे होते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत काम देगा आपको। जनगणना हर साल, सॉरी 10-10 साल पे होती है, ठीक है। अभी 2021 में चल रही है जनगणना, फिर 31 में होगा, फिर 41 में होगा, इसके पहले 11 में हुआ था। अच्छा ठीक है। कृषि जनगणना, खेती की जो गणना की जाती है, वो कितने कितने साल पे होती है? 5-5 साल पे होती है कृषि जनगणना।
अच्छा ठीक है। वन वन की गणना मतलब कि कितने क्षेत्र पे वन बढ़ा घटा, इसकी गणना वन रिपोर्ट जो आता है कितने कितने साल पे आता है, 2-2 साल पे आता है। अभी 2021 का आया, इसके पहले 2019 का आया था, उसके पहले 2017 का आया था। तो अभी अगली बार कब आएगा, 2023 का आएगा। ठीक है। अच्छा एक बात और, टाइगर की गणना जो कि भारत में टाइगर घटे हैं बढ़े हैं कितने कितने वर्ष पे, 4-4 साल पे। ध्यान से सारी चीज़ें ध्यान सुनिएगा, 4-4 साल पे होता है। अच्छा ठीक है। हाथी, हाथी की बात कर रहे थे तो हाथी की भी पूछ लें। हाथी की गणना कितने कितने वर्ष पे होती है, पता है? नहीं पता? सोचिए, इन चारों ऑप्शनों में से एक है ये जो चार लिखा हूँ मैं, 2, 10, 5, 4, अंदाज़ा लगाइए। ठीक है, यहाँ पर 5, हाथी की गणना 5-5 साल पे होती है। ठीक है, कितनी हाथी घटे बढ़े। ठीक। और ये जो गैंडा होता है, सुने होंगे गैंडा, एक सिंग वाले गैंडा, गैंडा की गणना, गैंडा की गणना 3-3 साल पे होती है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इनको। अब यहाँ पर क्वेश्चन पे आते हैं। हम आपको ये बता रहे थे सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ होते हैं, तो सबसे ज़्यादा हाथी कर्नाटक में होते हैं, याद रखिएगा इसको। अच्छा सुन लीजिए थोड़ा सा, जो 2017 में गणना हुई थी ना, हाथी गणना कितने साल में होती है, 5 साल पे होती है ना। तो 17 में हुई थी, अब की बार 22 में होगी। जो 2017 में हुई थी ना, उसके हिसाब से पूरे भारत में कुल लगभग आपके हिसाब से कितनी हाथी हो सकते हैं पूरे भारत में, अंदाज़ा लगाए हैं? थोड़ा सोचिए, और मैं बता रहा हूँ, मैच करा लीजिएगा। जब मैं कहता हूँ सोचने के लिए थोड़ा सोचा करिए। चलिए सोच लिए होंगे, अंदाज लिए ना कितना हाथी है पूरे भारत में। चलिए मैं बताता हूँ, लगभग एग्जैक्ट आंकड़ा निकला था जो 29,964 हाथी थे पूरे भारत में। 29,964 हाथी, मतलब लगभग 30,000 हाथी पूरे भारत में, जिसमें से कर्नाटक में 6,049 हाथी हैं। उसके बाद असम में है 5,719 हाथी, मतलब दूसरे नंबर पर असम है। ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर केरल है, 3,054 हाथी हैं। तो केरल तीसरे नंबर पे है, कर्नाटक प्रथम पर है, असम दूसरे पर है। तो आपको पहला ही तो याद रखना है ना, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। कठिन क्वेश्चनों के चक्कर में कभी कभी कुछ सस्ते सरल सरल हलवा क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, हलवा हलवा खीर सेवई कुछ भी कह लो। चलिए बताइए इनमें से कौन सा एकदम आंसर सही है। कह रहा है निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सुमेलित नहीं है। नहीं शब्द को अंडरलाइन करके क्वेश्चन हल किया करें। कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत है। पहला है अंगूर की खेती, विटीकल्चर। दूसरा है जैतून की खेती, ओलिवीकल्चर। तीसरा है केचुआ पालन, सेरीकल्चर। चौथा है फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर। बताइए अब कौन सा गलत है, सोच लिए बताएं हम। चलिए बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये गलत है, सुन लीजिए। केचुआ पालन जो होता है उसे बोलते हैं वर्मी कल्चर, सुने होंगे। केचुआ पालन, वर्मी कल्चर। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर, शहतूत की जो खेती होती है उसे सेरीकल्चर बोलते हैं, शहतूत की खेती। और शहतूत पर रेशम का उत्पादन होता है, क्योंकि उसी पे वो पौधे होते हैं रेशम उत्पादित करने वाले। फलों की खेती को हॉर्टिकल्चर, मधुमक्खी पालन, जो मधुमक्खी पालन होता है उसे एपीकल्चर बोलते हैं। अगर हवा में पौधा उगाया जाए तो उसे क्या बोलते हैं, एरोपोनिक्स। बताया गया होगा आपको हवा में पौधे कैसे उगाए जाते हैं, नहीं बताया गया? चलो किसी दिन बताएंगे। हवा में कुछ लोग हवा में बातें करते हैं ना, तो वैसे हवा में पौधे भी उगाए जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कला संस्कृत विकास योजना, करंट का क्वेश्चन है, कि अंतर्गत निम्नलिखित में से किस धार्मिक संस्कृति को आर्थिक सहायता दी जाएगी। कला संस्कृति विकास योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस धार्मिक संस्कृति को आर्थिक सहायता दी जाएगी। ऑप्शन है जैन, सिख, बौद्ध, पारसी। बताएं किसको दी जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्या है, अगर आप नहीं रिवीजन किए होंगे करंट अफेयर तो मुश्किल हो सकता है। करंट अफेयर तो पुराने खूब पूछे जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान करिएगा, पढ़िए अच्छे से अगर पढ़ रहे हैं तो। चलिए हेल्प करते हैं, मतलब आंसर बताएं, हेल्प क्या करेंगे आपकी। ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। सिंपल सी बात है, जैन लोग बहुत कम हैं, अगल बगल कोई ऐसा है ही नहीं कि जो जैन को प्रोत्साहित करे, तो इसको तो नहीं ले सकते। समझने का तरीका है, कैसे आंसर तक पहुंच सकते हैं, कैंसिल कर दो। सिख लोग अपना धर्म खूब प्रचारित कर रहे हैं, सिख में तो वहाँ पर उनकी पंजाब में उनकी सरकार है, वो करेगी उनके लिए, तो ये भी नहीं हो सकता। इधर देखते हैं, बौद्ध धर्म के लोग हमारे अगल बगल पड़ोसों में भी बौद्ध हैं, जैसे कि चीन तिब्बत में चले जाओगे वहाँ पर बौद्ध धर्म, नेपाल में कुछ क्षेत्र बौद्ध धर्म बहुत मानते हैं, म्यांमार में भी मानते हैं। तो बौद्ध धर्म जो भारत में बौद्ध लोग हैं उनकी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत मंत्रालय ने कला संस्कृति योजना के तहत तिब्बती बौद्ध को के विकास के लिए यह योजना लागू की है। ठीक है। और इसके लिए
बौद्ध एवं तिब्बती संगठनों के पोषण के लिए 30 लाख रुपए की अम्ब्रेला योजना की शुरुआत की। तो ऑप्शन याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही है, बौद्ध धर्म के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आपको लग रहा होगा 30 लाख रुपए से क्या होगा, तो बौद्ध धर्म वाले खाते ही कहाँ हैं, दिन रात तो पूजा पाठ में व्यस्त रहते हैं। हाँ, गौतम बुद्ध को तो याद होगा आपको, बेचारे कितने दिन नहीं खाए थे, सूख के एकदम छुहारे जैसे हो गए थे। सुने होगे ना कहानी उनकी, जब एकदम से सूख गए थे, एकदम से खाना पीना बंद किए थे, तब कुछ लोगों ने उन पर कमेंट किया था। सुने होगे, नहीं तो सुना देंगे आपको किसी दिन। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, करंट का क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। मानव अधिकार दिवस 2021 की थीम क्या थी? क्या थी भाई, याद है? कार्य क्षेत्र में महिलाओं के लिए समानता, युवा पीढ़ी के लिए एक नया समाज, असमानताओं को कम करना, मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना, और चौथा ऑप्शन है बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य। मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, याद होगा आपको? 10 दिसंबर को, याद है ना? अब बताओ इस बार थीम क्या थी, बताया गया है आपको? नहीं बताएगा तो पढ़े तो होगे खुद से, अभी दिसंबर बीता ही है, 4-5 महीना हुआ है। चलिए सोच लियोगे, आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, असमानताओं को कम करना, मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना, यही इस बार की थीम थी। याद रखना इसको, इक्वलिटी को लेकर मानवाधिकार दिवस जो 2021 का था, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। इस बार की थीम थी असमानताओं को कम करना और मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना। ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कठिन क्वेश्चनों से घबराना नहीं चाहिए, ये सोचना चाहिए कि चलो नहीं आया तो कुछ सीखने को तो मिल रहा है, जो आपको आता है वही बार बार आपसे करवाया जाए तो क्या उससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा? नहीं ना। दूसरी बात, अगर आज के पेपर में आप, आज के जो ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, अगर 10 में आप 6 तक भी सही कर रहे हो ना, 5 या 6, 7 के बीच में अगर सही कर रहे हो, 6 सही कर रहे हो, तब भी आपकी स्थिति बेस्ट मानी जाएगी। ठीक है, 6 भी सही हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप कितना कर रहे हो। क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी लिमिटेड NARCL के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह एक परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी है। दूसरा, यह पूर्ण रूप से भारत के स्वामित्व में है। बताएं कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, या फिर ए और बी दोनों सही है करें, या दोनों गलत है? जैसे पहला ऑप्शन था क्वेश्चन नंबर 1 का, वैसे ऑप्शन बना है यहाँ पर। चलिए ऐसे बताते हैं आपको, थोड़ा सा कठिन हो सकता है आपके लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, दोनों सही है। दरअसल जो राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्गठन लिमिटेड है, यह एक परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी है, पूर्ण रूप से भारत सरकार के स्वामित्व में। मतलब ये भारत सरकार ने इसे शुरू किया है। क्या है परिसंपत्ति? मतलब संपत्ति को पुनर्गठन करना, जो संपत्ति जैसे कि पूंजी, जैसे कि भारत की संपत्ति है, ज़मीन जगह जगह पर, और बहुत सारी सरकारी ज़मीनें, बहुत सारे दूसरे देश के लोगों की ज़मीनें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, वो दूसरे देश में रहते हैं, उनकी ज़मीनें यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों को पुनर्गठित करना, इकट्ठा करना, उसे भारत की सरकार के काम में यूज करना, उसका काम है। तो यहाँ पर दोनों सही है, याद रखना ऑप्शन सी सही। इस पर शायद एक बार चर्चा हुई थी आपसे, अगर आपको याद हो तो। ये क्वेश्चन देखिए बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, पीसीएस में तो यह क्वेश्चन बहुत बार इस टाइप का पूछा गया है, ध्यान से सोचिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है, विश्व की आधे से अधिक सांस लेने वाली ऑक्सीजन ... प्राप्त होती है, मतलब कहाँ से प्राप्त होती है? महासागर से, वन से, झील से, बादल से? ऑप्शन भी एकदम हलवा रखा गया है, ऐसा ऑप्शन रखा गया है कि आप सही आंसर तक आराम से पहुंच जाओ। सोच पा रहे हो? चलिए सोच लिए होगे, हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो ऑप्शन है इसमें ऑप्शन ए सही है। यही क्वेश्चन 2018 के पीसीएस में शायद आया था, पूछा था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? सिंपल सी बात है, महासागरों पर शैवाल, फाइकोप्लैंक्टन सबसे ज़्यादा मिलते हैं। इस पूरे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्षेत्र में महासागर ही फैले हैं ना, और उन पर शैवाल खूब है, शैवाल प्रकाश संश्लेषण खूब करते हैं। वन है ही कितना, ज़मीन का तो 1/3 हिस्सा ज़मीन है, उसमें भी ढेर सारे लोग रहते हैं, थोड़ा सा वन है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, विश्व का 2/3 ऑक्सीजन, 2/3 समझते हो आप? यहाँ पर ऑप्शन ये सही है, ध्यान रखिएगा, महासागर। 2/3 का मतलब जानते हो, लगभग 66%।
ठीक है। लगभग 66% ऑक्सीजन महासागरों में जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं ना, उन्हीं को मछलियाँ खाकर जिंदा रहती हैं और वो समुद्र के ऊपर तैरते रहते हैं, वही प्रकाश संश्लेषण करके खूब ढेर सारा ऑक्सीजन देते हैं समुद्र के ऊपर। ध्यान रखिएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा, विश्व में सबसे ज़्यादा अगर कभी पूछे कि ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, समुद्रों से मिलता है। समुद्र में कहाँ, उनके ऊपर शैवाल और जो फाइकोप्लैंक्टन है, फाइकोप्लैंक्टन बोलते हैं, मछलियाँ उनको खाकर जिंदा रहती हैं। फाइकोप्लैंक्टन एक प्रकार से मछलियों का भोजन होते हैं। मछलियाँ जो भोजन करती हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके जो भोजन करते हैं ना, फाइकोप्लैंक्टन होता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा, पीसीएस में भी खूब पूछा जाता है। पर्यावरण से आज ढेर सारा क्वेश्चन करवाए, इनको याद रखिएगा, खूब पेपर में पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें, जरा सा भी भूगोल पढ़े हो तो गलत नहीं होना चाहिए। सूर्य के निम्नलिखित स्तरों को अंदर से बाहर की ओर क्रम करिए। वर्णक्रम, प्रकाश मंडल, क्रोड, किरीट। ये ऑप्शन से देखिए, कह रहा है कि सबसे पहले दो होगा, क्या कह रहा है, अंदर से, मानव सबसे अंदर जो हो, उसके बाद उससे बाद जो सबसे बाहर जो हो, तो उसको क्रम करना है। चार ऑप्शन है। दूसरा मतलब कि 2 1 3 4, 4 3 2 1, या फिर 3 2 1 4, या फिर 3 2 4 1। चार ऑप्शन है, कौन सा आंसर सही होगा? सोचिए, गलत नहीं होना चाहिए। भूगोल तो पढ़े होगे ना, ये गलत नहीं होना चाहिए। चलिए सोच ली होगी, हम आपको आंसर बताते हैं, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर ऑप्शन ये तीसरा सही है। सबसे अंदर क्रोड होता है, सिंपल सी बात है, सूर्य का अंदर वाला भाग क्रोड, क्रोड के तो जानते, कोर जिसे बोलते हैं, अंदर होता है ना, ये तो जानते हो ना। सबसे अंदर क्रोड होता है, और क्रोड के ऊपर जो होता है दूसरा होता है, इसे बोलते हैं प्रकाश मंडल, जो जहाँ से ऊर्जा बाहर निकलती, गर्मी बाहर निकलती है। और तीसरा जो सूर्य, जब आप सूर्य देखते हो तो इसे चमकता हुआ एक गोला सा घेरा दिखता है ना, उसे वर्णमंडल बोलते हैं। तो तीसरे नंबर पर वर्णमंडल होता है। और चौथे नंबर पर किरीट होता है, किरीट को बोलते हैं कोरोना। पूर्ण सूर्य ग्रहण पर कोरोना ही हमें दिखाई देता है, आप सुने होंगे, ठीक है। तो ये हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन जब पूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाता है तब इस सूर्य का कोरोना हमको दिखाई देता है। इसे सूर्य का मुकुट भी बोलते हैं, क्योंकि मुकुट जैसा दिखता है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? काफ़ी पिए हो? नहीं पियोगे, देखे तो पिए होगे। आजकल तो साथ घर पे ना बनता हो, शादी बारात में तो फ्री का मिल ही जाता है। चलो शुरू कर लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन देखो, काफ़ी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? चिकमंगलूर में, कुर्ग में, कोयम्बटूर में, हैदराबाद में। सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी तो पियोगे, मुझे पता है आप लोग को मिल जाता है। चलिए यहाँ पर बता देते हैं, थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं, वीडियो थोड़ा लेट हो रहा है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, चिकमंगलुरु में काफ़ी अनुसंधान केंद्र है, कर्नाटक में है, याद रखना। कर्नाटक, कॉफ़ी में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में होता है। चिकमंगलुरु में है काफ़ी अनुसंधान केंद्र, इसको याद रखना, ऑप्शन ए सही है। इसके बाद कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। भारतीय जो गन्ना प्रजनन केंद्र है वो कहाँ है? कोयम्बटूर में है। कोयम्बटूर में गन्ना प्रजनन केंद्र है, गन्ना के बारे में अनुसंधान होता है। राष्ट्रीय पौधा संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र हैदराबाद में है, ठीक है। और इसके अलावा अगर बताएं तो कृषि विपणन और निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद में है। भारतीय डेयरी अनुसंधान हरियाणा के करनाल में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, हरियाणा के करनाल में है। और भारतीय डेयरी निगम, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, भारतीय डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय विकास बोर्ड, ये आणंद में है, गुजरात में। अमूल दूध वहीं से बनता है, अमूल दूध सुने होगे ना, आणंद गुजरात से बनता है, वहीं से शुरुआत हुई थी उसकी। लेकिन भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हर पेपर में पूछा जाता है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आज का थोड़ा सा टफ है ये वाला, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, पर्यावरण से है, ध्यान रखिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? कथन गलत पूछ रहा है, कह रहा है यह औद्योगिक देशों के लिए बाध्यकारी उत्सर्जन में कमी करने से है। ये जो ग्रीन हाउस का उत्सर्जन होता है, जिससे पर्यावरण का तापमान बढ़ रहा है ना, उससे संबंधित है। कह रहा है उसके उत्सर्जन में कमी करने से लक्ष्य से। दूसरा, इसका शुरुआत 2002 में हुई थी। तीसरा, इससे उत्सर्जन के व्यापार के आधार पर एक बाजार तंत्र विकसित किया। चौथा, वर्तमान में क्योटो प्रोटोकॉल में 152 पक्षकार हैं, मतलब देश शामिल हैं, मतलब इस संस्था में। कह रहा है कौन सा गलत है? चलिए शुरू कर लें। ध्यान सुनिएगा, आपको ये जितना भी पढ़े हो, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी तीसरा से, ये ऑप्शन बी जो है यही गलत है। ऑप्शन बी गलत है तो आंसर हो जाएगा यही, क्योंकि इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी, 97 में बात बनी थी, 2005 से शुरू हुआ था। आपको कुछ नहीं याद करना, इसको नहीं याद करना है, ये भी नहीं याद करना, ये भी नहीं याद, आपसे पूछा ही नहीं जाएगा किसी पेपर में। लेकिन ये वाला जरूर पूछा जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल किस समय में शुरू हुआ। आपको 2005 याद रखना है, ठीक है, 2005 याद रखना है, ध्यान रखना। यहाँ पर 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कितना सही हुआ आपको बताना है, कितना सही हुआ आपका, ठीक है। और
एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है और यहाँ पर आपने कितना स्कोर किया ये बताना है। अगर आपको 5-6 सही कर रहे हो ना, आप बेस्ट हो, लेकिन अगर इतना कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर पहली बार हो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर दिया करें, जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। कुछ तो कर ही सकते हो आप ना, कुछ तो हेल्प कर लिया करो अपने चैनल का, आपका ही चैनल है, आपके लिए ही बनाया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है और यहाँ पर कितना सही हुआ उसका आंसर बताना है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, हालांकि ये क्वेश्चन मैंने कुछ लोगों से पूछा था, बहुत सही आंसर नहीं आया है। अब आप आंसर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही है और क्यों सही है। ठीक है, देख के बता पाएंगे। और दूसरी बात, आपने कितना स्कोर किया उसको भी जरूर बताइएगा और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।